नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और आपका जो अध्ययन है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से भूप सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। और व्याकरण पोर्शन हमारा चल रहा है, कक्षा 10वीं के संस्कृत व्याकरण हम कर रहे हैं। और संधि जो प्रकरण है वो हम अच्छे से कर चुके हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और संधि में आपके दो प्रकरण हैं, दो संधियां हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, दोनों हम कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज है समास प्रकरण। ठीक है, तो समास के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। आप लोगों के 5 समास इसमें दिए गए हैं, तत्पुरुष को छोड़कर बाकी जो समास हैं वो आपको पढ़ने हैं, आपके जो सिलेबस में है। तो सबसे पहले तो समास होता क्या है, हम उसकी शुरुआत करते हैं। परिभाषा क्या है समास की, ठीक है, किसे कहेंगे समास। ठीक है, तो संस्कृत में एक सूत्र आता है, समसनम समासः। समास की पूरी परिभाषा इसी शब्द पर निर्भर है, समसनम समासः। ठीक है, तो अब क्या है ये, आइए देखिए समास क्या होता है। ठीक है, देखिए समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु एवं घय प्रत्यय से मिलकर बनता है। जिसका अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, देखिए मैंने जो लिखा है एक बार आप उतार लीजिए। समास की परिभाषा होती है समसनम समासः, यानी समास जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक, समास के अंदर सम उपसर्ग लगा हुआ है और अस धातु है। ठीक है, अस धातु का दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक तो भव भव अर्थ में होता है, तो भव अर्थ में उसका जो है होना अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे भव अर्थ में नहीं है। और इसका इसके अंदर जो प्रत्यय लगा है घय प्रत्यय। ठीक है, तो सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के समास शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, जबकि समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी शब्द को संक्षिप्त करके बताना, वो कहलाता है आपका समास। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। देखिए विग्रह क्या होता है, समास के अंदर एक शब्द अक्सर सुना जाता है, विग्रह। किसे कहेंगे विग्रह? एक संपूर्ण पद को बीच से तोड़कर उसमें विभक्ति लगाकर उसका पूर्व रूप जो पहले जैसे था
करना विग्रह कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी बना रखी होगी व्याकरण की, उसमें आप लिख रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, विग्रह जो होता है, समास किसी भी शब्द को बीच में से तोड़कर उसमें विभक्ति लगाकर उसका जो पूर्व रूप है, जिस रूप में वो पहले विद्यमान था उसी रूप में उसको अलग अलग करके, शब्दों को अलग अलग करके लिखना आपका विग्रह कहलाता है। विग्रह दो प्रकार का होता है। देखिए, विग्रह दो प्रकार का होता है। ठीक है, समास जो विग्रह होता है वो दो प्रकार से होता है। सिर्फ आपको नाम लिखना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपके काम का नहीं है। नंबर एक, लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह, ठीक है। और नंबर दो आपका आ जाता है अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, आपको सिर्फ इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विग्रह कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा आपका इसमें कोई जो है आवश्यकता नहीं है इससे ज्यादा पढ़ने की। एक बार लिख लीजिए फटाफट। चलिए, आपने लिख दिया होगा। अब आ जाइए आप समास के प्रकार पे। समास के प्रकार, समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। आप लोग कहेंगे सर ये चार भेद को पढ़ करके आप लोग थोड़ा सा डाउट में आ गए होंगे, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी मैं क्लियर करूंगा कि चार भेद कैसे होते हैं और आपने क्या पढ़ा है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर करके बताऊंगा। देखिए, नंबर एक, अव्ययी भाव। समास, ठीक है। नंबर दो, तत्पुरुष। समास, ठीक है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, ये तो आपके हो गए दो। ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका द्वंद्व समास और चौथा आपका हो जाता है बहुव्रीहि समास। देखिए, समास के मुख्य रूप से चार भेद माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका आ जाता है अव्ययीभाव समास, उसके बाद में आ जाता है आपका तत्पुरुष समास, फिर आपका आ जाता है द्वंद्व समास और चौथा आ जाता है आपका बहुव्रीहि समास। अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि समास के 6 भेद होते हैं। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, समास के 6 ही भेद होते हैं, लेकिन मैंने ऊपर एक शब्द लिखा है मुख्य रूप से। ठीक है, समास जो है मुख्य रूप से लिखा है मैंने, मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। 6 कैसे होते हैं वो 6 भी मैं भी करके बता देता हूँ। दूसरे नंबर पे तत्पुरुष जो समास हम पढ़ रहे हैं, इसके 2 भेद माने जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां लिखता हूं मैं,
तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय, ठीक है, और एक होता है आपका द्विगु। ये कर्मधारय और द्विगु ये है आपके तत्पुरुष समास का ही भेद है, इसलिए इनको संस्कृत में अलग से हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, संख्या के रूप में अगर बात करें तो कुल 4 माने जाते हैं और तत्पुरुष समास के दो भेद हैं आपका कर्मधारय और द्विगु। तो इस प्रकार से पूरा मिलाकर के समास की संख्या कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है। लिखिए फटाफट। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। लास्ट में एक लाइन जरूर लिखना कि इस प्रकार से कुल मिलाकर समास की जो संख्या है वो 6 मानी जाती है और 6 ही होते हैं। आपने गलत नहीं पढ़ा है, मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ। मुख्य रूप से अगर बात करें तो 4 होते हैं और तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, सभी मिलाकर के कुल 6 भेद होते हैं। तो अब हमारा प्रथम आता है अव्ययी भाव समास। आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास, लगाइए हेडिंग फटाफट। आई विल चेंज द चॉक। चलिए अव्ययी भाव समास के अंदर हम देखते हैं देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पूर्व पद प्रायः प्रधान होता है, ठीक है, लिखिए फटाफट। यानी जिस समास का प्रायः जो पूर्व पद है वो क्या होता है? प्रधान होता है एवं समस्त पद अव्यय बन जाता है। ठीक है जी, जिसका समस्त पद कैसा बन जाता है? अव्यय बन जाता है। देखिए इसमें प्रथम पद प्रायः अव्यय एवं उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द होता है। ठीक है, यानी इस समास के अंदर आपका जो है प्रथम पद जो है आपका अव्यय होता है और उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद होगा वो आपका कोई भी संज्ञा पद हो सकता है, संज्ञा पद होगा।
यानी मुख्य रूप से इस समास के अंदर प्रथम पद की प्रधानता होगी। जो अव्यय पद होता है प्रथम, पूर्व पद जिसको कहते हैं, तो पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद मुख्य रूप प्राय जो इसके अंदर अव्यय होता है, और बाद वाला जो पद होता है वो कोई संज्ञा पद होता है। ठीक है, लिखिए फटाफट। जैसे उदाहरण देखिए, यथाशक्तिम यथाशक्ति, सॉरी मैं नहीं आएगा, कार्यम करोति। यथाशक्ति कार्यम करोति, यानी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, शक्ति के अनुसार क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसका विग्रह अगर देखें, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति के अनुसार कार्य करना। ठीक है, अब देखिए, अब ये भाषा जो समास है वो किन किन रूपों में प्रयोग होता है, किन किन कारणों से प्रयोग होता है, वो अब देखते हैं। ठीक है, प्रयोग के कारण नंबर 1, विभक्ति के अर्थ में। ठीक है, यानी विभक्ति के अर्थ में किस प्रकार से जो है ये समास काम आता है। चलिए इसमें विभक्ति के अर्थ में देखता है, मैं बताता हूं आपको। हरौ इति, यहाँ पे आया है सबसे पहले हरौ इति। देखिए, हरि के विषय में, ठीक है,
यहाँ पर सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त अधि का अधि का हरि के साथ समास हुआ है। ठीक है, अब इसका विग्रह कैसे बनाएंगे हम? सामासिक पद अधि हरि। ठीक है, लीजिए फटाफट इसको। कुछ और उदाहरण देख लीजिए फटाफट। अधि गंगम। ठीक है, तो अधि गंगम यानी गंगायाम इति। अधि गंगम का हो जाएगा गंगायाम इति। ठीक है, यानी अधि जो है यहाँ पे अव्यय है, हम यहाँ पे अव्यय भाव समास को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो प्रथम पद आपका जो है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अवयव देख लेना। अगर प्रथम पद अवयव नजर आता है अव्यय, तो आप जो है उसको आराम से सीधा आंख बंद करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और आता है उपनदी। यहाँ पे देखिए ये आपका उपसर्ग है, लेकिन अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है ये। ठीक है, नद्याम समीपे। उपनदी का क्या बनेगा? नद्याम समीपे। उपवधू, देखिए यहां पर भी आपका अव्यय आ रहा है। ठीक है, वधवा समीपे। उपवधू का क्या हो जाएगा? वधवा समीपे। उपगोह, उपगोह। ठीक है, यहां पर भी आपका उप। ठीक है, गोह समीपम। ठीक है बेटा,
ये आपका अव्ययी भाव समास चल रहा है। उपनोह, अगला उदाहरण देखिए। चलिए, नावः समीपम, इसका समास वगैरह कैसे बन जाएगा? उपनोह का नावः समीपम। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इस अर्थ में होगा। चलिए, नंबर दूसरा देखिए, समीप अर्थ में। ठीक है, अभी हमने विभक्ति के अर्थ में देखा, अब देखेंगे समीप अर्थ में। समीप अर्थ में जो है अव्ययी भाव समास का प्रयोग किस प्रकार से होता है? देखिए, हालांकि इसको कुछ उदाहरण हम पढ़ चुके हैं ऊपर। उपगंगम, ठीक है, गंगायाम समीपम, गंगायाः समीपम, यानी समीप के अर्थ में किसी भी वस्तु या वस्तु स्थान के निकटता जहां पर दर्शाता है, उसमें जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समझ में आ गई? गंगायाः समीपम। एक आता है आपका उपकृष्णम। उपकृष्णम, ठीक है, कृष्णस्य एक सेकेंड दोबारा लिख देता हूँ। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम यानी कृष्ण के समीप। ठीक है, एक आता आपका उपयमुनम। उपयमुनम, ठीक है, यमुनायाः समीपम। ठीक है बेटा, यानी कि समीप के अर्थ में भी जो है आपका अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला एक प्रकार देख लेते हैं किस प्रकार प्रयोग होता है। मैं मुख्य मुख्य जो है आपको वो लिखवा रहा हूँ, किन किन योग में अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, अभाव के अर्थ में। अभाव के यानी जहां पर अभाव की प्रधानता होती है, उसके अर्थ में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यानी निर्जनम, यहाँ पे निर उपसर्ग आया है, उपसर्ग भी आपके अव्यय माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका विग्रह कैसे हो जाएगा? जना नाम अभावः, जहां पे व्यक्तियों का अभाव हो। ठीक है, निर्जनम जना नाम अभावः यानी व्यक्तियों का अभाव। ठीक है बेटा, निर्मक्षिकम,
निर्मक्षिकम, ठीक है। मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभावः, ठीक है। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः यानी मक्खियों का अभाव। मक्षिका कहते हैं मक्खी को। निर्विघ्नम, ठीक है। निर्विघ्नम, ठीक है। तो विघ्नानाम अभावः, विघ्नानाम अभावः, इस अर्थ में भी जो है आपका अभाव के अर्थ में जो है आपका प्रयोग होता है किसका? अव्ययी भाव समास का। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका प्रकार आता है किस अर्थ में प्रयोग होता है? वर्तमान अर्थ में। ये मुख्य मुख्य जो है लिखवा रहा हूँ बेटा मैं। अगर इसको कोई और वक्त होता, समय अगर ज्यादा हमारे पास होता या किसी कंपटीशन क्लास को पढ़ा रहा होता तो इनके एक एक के जो है सूत्र लिखवा करके बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता मैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ अव्ययी भाव समास को पढ़ना है कि किस तरीके से अव्ययी भाव समास होता है और किन किन अर्थों में इसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो वर्तमान अर्थ में किस प्रकार से होता है देखिए। इसके आगे एक चीज और लिख दीजिए, अनुचित और अयोग्य। अनुचित और अयोग्य, ठीक है। इस अर्थ में इसका वर्तमान काल में अनुचित और अयोग्य के अर्थ में जो है इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। चलिए, अति निद्रा, अति निद्रा, ठीक है। अति निद्रा का जो है किस प्रकार से आपका देखिए, निद्रा संप्रति न युक्तम, यानी अभी नींद लेना उचित नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसको निषेध करने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनके कोई वैसे कोई ज्यादा उदाहरण नहीं है, आपको ज्यादा उदाहरण पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण आता है आपका इंपॉर्टेंट भेद आता है, यथा के अर्थ में। यथा के
अर्थ में, ठीक है। यानी अब आपका आता है यथा के अर्थ में। यथा के योग में जैसे नंबर 1 अनुरूपम, यानी रूप के अनुसार, ठीक है। और अनुगुणम, इसी का दूसरा लिख रहा हूं मैं, अनुगुणम, ठीक है, गुण के अनुसार। यथा के जो है 4 भेद माने जाते हैं वैसे। योग्यता रूप जो होता है, जिसको हम रूप से योग्यम कहते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा होता है विपत्ति, ठीक है। और विपत्ति में किस प्रकार से होता है, जैसे प्रतिदिनम, इसका आप बना सकते हैं संधि विच्छेद, सॉरी समास विग्रह, दिनम दिनम, दिनम दिनम, प्रतिदिनम, ठीक है। तो ये भी आपका इसी के अंदर आता है। जैसे एक आता है आपका यथाशक्ति, हालांकि इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका विग्रह बन जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य यानी शक्ति का अतिक्रमण करके या शक्ति के अनुसार, ठीक है बेटा। एक इसका प्रकार होता है सहरि, हरे हे सादृशम, इसका समास विग्रह हो जाएगा आपका हरे हे सादृशम, ठीक है बेटा। इसको लिखिए फटाफट। तो ये आपके अविर्भाव के कुछ भेद थे, कुछ प्रकार थे। और क्योंकि थोड़ा सा फ़ोन का स्टोरेज का मुझे शक है कि भर सकता है, क्योंकि कल के जो क्लास, पिछली कई क्लासेस जो है वो मैंने कंप्यूटर में ट्रांसलेट नहीं की हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे क्लास को जल्दी बंद करना पड़ रहा है। तो ये अब ये भाई भावी समास जो हमने पढ़ा है उसके विषय में आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। आप इनका अभ्यास करें और निरंतर आप अभ्यास करते रहें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप उदाहरण पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप जो है इनको वो करेंगे। चौक से ये बड़ी समस्या है कि हाथ ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे मतलब पूरा पाउडर में नहा कर आया है जैसे कोई, है ना। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये सब भी करेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा
और क्लास समझ में नहीं आए दोबारा से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि क्लास को जितनी बार आप रिपीट करके देखेंगे उतना ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और उतना ही आप बेहतर अभ्यास कर पाएंगे, उतने ही बेहतर आप परफेक्ट हो पाएंगे अपने जो है व्याकरण के पोर्शन में। ठीक है, तो आपके 8 व्याकरण के जो 8 पोर्शन है उसमें एक कंप्लीट हो चुका है, दूसरे की तरफ हम चल रहे हैं जिसमें पहला समास हमने पढ़ लिया है, अब यही भाव समास। और इस समास से संबंधित अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा संख्या ज्ञान का भी एक प्रकरण आपके सिलेबस में है जिसमें 100 से ज़्यादा की गिनती संस्कृत में 101 से लेकर के आगे तक, वो फिर उसका अंत नहीं है, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 100 से आगे, है ना, 100 से आगे कुछ भी हो सकता है, तो उसका अभ्यास भी आप करते रहिए। और उनको वैसे मैं हालांकि यहाँ पर पूरा पढ़ाने की उसका आवश्यकता नहीं, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। मैं ग्रुप में कोशिश करूंगा कि ग्रुप में आपके वो संख्या जो है संस्कृत की जो गिनती है वो आपको उपलब्ध करवा दूं, तो उनको आप अच्छे से कॉपी में लिख करके उनका अभ्यास आप निरंतर करते रहें। चलिए पुनः मिलामः, नमो नमः।